children. This is my fourth video on chapter Lifelines of National Economy. In this video, we are taking airways and then communication, international trade, tourism as a trade. We have already finished land routes, then waterways, and in this we are taking airways. So with the airways is one of the fastest, comfortable and most prestigious mode of transport. एयरवेज की सबसे अच्छी बात क्या है, जहाँ रोडवेज नहीं बन सकती, जहाँ रेलवेज नहीं बन सकती, where it is very difficult to go by any other mode of transport, airways provides connectivity. During the time of natural disaster, चाहे वो floods है, कोई landslide है या any type of natural disaster, when all the means of transport and communication are collapsed, उस समय airways through its helicopter services save people and provide them food, medicine and whatever are the basic requirements. So airways ki not only it is the fastest and comfortable and prestigious mode of transport, at the time of emergency also, at the time of natural disaster, they are the only one which provides connectivity and accessibility to the remotest part of the country where other mode of transport are very difficult to be कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन्ड. तो एयरवेज के बारे में ये बात हमेशा याद रखनी है कि वो ना केवल एक बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट इन सम एरियाज दे आर very very important where other mode of transport cannot provide any type of connectivity. It can cover difficult terrains, जहाँ high mountains हैं, deep valleys हैं, dense फॉरेस्ट्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशियंस हैं, वहाँ पर एयरवेज आर द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. डेजर्ट्स में जहाँ रोड्स रेलवेज बहुत मुश्किल है, फॉरेस्ट के बीच में से ओशियंस का वास्ट स्ट्रेच है, वहाँ पर द एयरवेज वेरी इजीली क्रॉस ओवर दीज डिफ़िकल्ट टेरेन्स एंड डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी. थिंक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचो, बस विजुअलाइज करो आंखें बंद करके. बीच में इतना बड़ा बांग्लादेश बैठा है, उसके बाद रिवर ब्रह्मपुत्रा है विच एवरी ईयर गेट्स फ्लडेड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. डेंस फॉरेस्ट हैं, वेरी वेरी अनइवन डाइसेक्टेड रिलीफ है, बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सब कुछ ऐसा है जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, सो दिस पार्ट ऑफ इंडिया अगर ब्रह्मपुत्रा फ्लडेड हो जाती है और तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो इस समय और इस तरह की टोपोग्राफी में जहाँ पर बिग एंड फ्लडेड रिवर्स हैं, अनइवन रिलीफ है, डेंस फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स. इंटरनेशनल एक बांग्लादेश कंट्री वहाँ पर है विच वाई इट विल अलाउ अस टू मेक रोड एंड रेलवेज पासिंग थ्रू बांग्लादेश. तो इस तरह की टोपोग्राफी में जहाँ पर दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सोचना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर एयरवेज प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद ग्रेट ईज. बहुत आराम से easily they provide connectivity to this type of area. And if we talk about India, northeastern India, because of all these presence of big flooded river, uneven relief, dense forest, international borders, airways is not only comfortable and prestigious, it is required there to access these areas, to provide connectivity to these areas. Airways is the best possible mode of transport. So exclusively question can be asked that why in northeastern part of India airways are
preferred over other mode of transport. Now, airways were nationalized in India in 1953. 1953 में सारा एयरवेज को गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के अंडर ले लिया था. आज हमारे पास एयरवेज हम दो में डिवाइड करते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, या नेशनल को हम डोमेस्टिक एयरवेज भी बोल सकते हैं एंड इंटरनेशनल एयरवेज. डोमेस्टिक में हमने फिर दो में डिवाइड किया, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक मीन्स विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, and private means which are owned and managed by private individuals. तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास है इंडियन एयरलाइंस. इंडियन एयरलाइंस, इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे. इंडियन एयरलाइंस इज अवर डोमेस्टिक और नेशनल एयरलाइंस which provides connectivity to all the states, all the corners of the country, within the country. देश के अंदर जो भी कनेक्टिविटी देगी गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की, वो है इंडियन एयरलाइंस. देश के अंदर के साथ साथ इट ऑल्सो गोज टू नियर बाय नेबरिंग कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज और मालदीव, श्रीलंका, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ये नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी हम डोमेस्टिक एयरलाइंस ही यूज़ करते हैं. दैट इज़ Indian Airlines, which is completely under the government or public sector. दूसरी तरफ हमारे पास प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं. प्राइवेट एयरलाइंस आर ओनली डोमेस्टिक एयरलाइंस. ओके, प्राइवेट एयरलाइंस में जैसे हमारे पास जेट एयरलाइंस, स्पाइस जेट एयरलाइंस, इंडिगो, किंगफिशर, ये सब एयरलाइंस हैं जो प्राइवेट हैं, प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड हैं, और विद इन द कंट्री दे प्रोवाइड कनेक्टिविटी. इज इट क्लियर? सो यहाँ पर हमने दो में डिवाइड किया, पब्लिक एंड प्राइवेट. गवर्नमेंट, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, ओन्ड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. दूसरी तरफ है हमारे पास इंटरनेशनल एयरलाइंस. इंटरनेशनल एयरलाइंस कंप्लीटली अंडर द पब्लिक सेक्टर, मीन्स कंप्लीटली अंडर द गवर्नमेंट. इसमें है हमारी एयर इंडिया. कभी कभी देखा करो ध्यान से, एयर इंडिया लिखा है किसी बड़े एरोप्लेन पर, तो हम समझ जाएंगे इट इज़ एन इंटरनेशनल फ्लाइट. ओके, इंडियन एयरलाइन, इन दोनों वर्ड्स में बेटा ध्यान रखिए. पहले इसमें इंडियन एयरलाइंस आएगा जो कि पब्लिक है, लेकिन ये क्या है, डोमेस्टिक एयरलाइन है. एयर इंडिया ये पब्लिक है और इंटरनेशनल एयरलाइन है, इंटरनेशनल सर्विसेज देती है एयर इंडिया. तो इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ध्यान से अपने यहाँ पर कॉलम बनाइए कि एयर इंडिया, इंटरनेशनल, इंडियन एयरलाइंस विद इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज. देयर आर सम हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ. पब्लिक अपने गवर्नमेंट के भी कुछ हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं और प्राइवेट भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं. आपने देखा होगा कि ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, दे कम इनटू आवर रेस्क्यू, हेल्प के लिए बाहर आती हैं. और आजकल जो पिलग्रिमेज के लिए भी जो बड़ी कठिन यात्राएं हैं, जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ, ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज है. आप आराम से हेलीकॉप्टर लीजिए, विद इन 8 to 10 minutes फ्रॉम जोशीमठ, यू कैन 10-15 minutes you can go and visit your in केदारनाथ धाम. इसी तरह बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जहाँ पर अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी. एक हेलीकॉप्टर सर्विस है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. पवन हंस पर्टिकुलरली काम करता है ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग एरियाज में. आपको मुंबई हाई मालूम है, मुंबई के पास, वहाँ से जाना, मुंबई तक आना, मतलब जो हमारे पेट्रोल वेल्स हैं, ऑयल वेल्स हैं इन द ओशियंस, वहाँ पर ये कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली देता है. अब तो ये बाहर
बाहर भी पिलग्रिमेज में भी दे रहा है सर्विसेज, लेकिन इनिशियली दे वर मेंट ओनली फॉर ONGC ऑफशोर रीजन। ऑफशोर रीजन्स के बाहर मतलब हमारे कोस्ट से बाहर जो ऑयल वेल्स हैं इन द ओशियन, वहाँ पर से ये कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली देता है। इन एक्सेसिबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जम्मू में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यहाँ जो डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी वाली स्टेट्स हैं, कभी कभी ये बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो जाती हैं ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर, उस समय हेलीकॉप्टर सर्विसेज बहुत हमारे काम आती हैं। आपने देखा होगा जब कोई एरिया फ्लडेड हो जाता है, मिनिस्टर्स वगैरह कैसे जाते हैं, दे डू एरियल सर्वे थ्रू हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स में बैठ के वो नीचे का पूरा एरियल सर्वे करते हैं। फूड पैकेट्स, मेडिसिन पैकेट्स, क्लोथ, वट एवर requirement they are dropped from the helicopters. So this is all about airways. I hope you have understood what type of questions can be asked. One important question is why airways is preferred in northeastern part of India. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, explain about the working of airways in India. ठीक है, वर्किंग कैसे हम कर रहे हैं इसको हमने पहले पढ़ लिया है, नेशनल, इंटरनेशनल, पब्लिक, प्राइवेट, और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो दिस इज वी हैव डन विद एयरवेज। बेटा वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर हियर इन एयरवेज, दैट वी नो दैट एयरवेज आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, है ना। तो पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड लेह एंड लद्दाख, ठीक है, लेह इन लद्दाख, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बड़े ही सब्सिडाइज रेट में एयरवेज की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सो डैट पीपल कैन गो टू लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एट वेरी वेरी रीजनेबल रेट्स, सब्सिडाइज रेट्स। ओके, सो गवर्नमेंट ऑल्सो wants that these areas should be properly connected. लेकिन जब भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स फ्लडेड और वहाँ पर कनेक्टिविटी मुश्किल होती है, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट में वहाँ पर कनेक्टिविटी दी है फ्रॉम कोलकाता टू नॉर्थ ईस्ट। ओके, और इसी तरह से लद्दाख में भी, लेह में भी जब कभी बिल्कुल फ्रोज़न हो जाता है, अब रोड्स में लैंडस्लाइड्स आ जाती है, वो बिल्कुल रोडवेज बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस समय भी फ्रॉम चंडीगढ़ टू ले देयर इज़ प्रोविजन ऑफ एयरवेज एट वेरी वेरी सब्सिडाइज्ड रेट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, in the beginning what I have told you, that means of transport and communication are considered as lifelines of a country. So transport we have finished in detail. Now the means of communication, how they are considered as lifelines of a country. What is communication? Communication क्या होता है? जब से human being अर्थ में अपीयर हुआ, उसने किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन किया। पहले वो हाथों के इशारों से करता था, टच करके करता था, धीरे धीरे उसने डिफरेंट साउंड्स निकाले, कैसे लैंग्वेज आई, वो इट इज़ रियली वेरी वेरी मैजेस्टिक। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस एंड व्यूज़। जब हम एक दूसरे से अपने आइडियाज़, ओपिनियन और व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं तो हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी मैं भी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, बिकॉज यू नो माई लैंग्वेज एंड आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद यू। मैं आपको अपनी नॉलेज दे पा रही हूँ, ठीक है। आप भी मुझसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू writing in the comment box, not directly but through any medium। एक मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। क्लासरूम में यू आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स, यू कैन कम्युनिकेट विद द टीचर्स, यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स थ्रू, अगर जो बहुत दूर रहते हैं उनको थ्रू मोबाइल और एनी अदर मोबाइल ओनली यू कैन communicate with your far off relatives।
तो कम्युनिकेशन होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना विदाउट फिजिकल मूवमेंट। हम खुद नहीं जा रहे हैं, बट आवर आइडियाज व्यूज आर इजीली कम्युनिकेटेड। ओके, सो दिस इज कम्युनिकेशन। आज सारा बिजनेस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन पर भी डिपेंडेंट है। पूरा बिजनेस आप इस टाइम पर, कोविड-19 इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। How your online classes all are conducted through means of communication। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, सब वहाँ पर लोग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, एवरीथिंग ड्यू टू गुड एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट इज राइटली कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ अ कंट्री। कम्युनिकेशन को हमने टू में डिवाइड किया, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल मीन्स 1:1, one individual communicating to one individual, that is personal communication. We write a letter, we use mobile, we chat on WhatsApp. This is all personal communication. Mass means when one person is able to communicate with large number of people. Like I am one but able to communicate with large number of students sitting in various parts of the country. So this is mass communication. You go to visit movies, picture hall जाते हैं, एक स्क्रीन होता है, कितने लोग मिलके देख रहे होते हैं, mass communication. Radio, television, films, they come under mass communication. First we will take personal communication. पर्सनल कम्युनिकेशन में इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पोस्टल नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड में। इट इंक्लूड्स फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल। हमने इस पोस्टल नेटवर्क को दो में डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं कार्ड्स एंड एनवेलप्स। ठीक है, कार्ड्स और एनवेलप्स को फर्स्ट क्लास मेल कहते हैं। इनको प्रायोरिटी दी जाती है और ये एयर लिफ्टेड है। ठीक है, इनको बाय एयरवेज दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। सेकेंड क्लास मेल में आते हैं बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स। इसको हम सेकेंड क्लास मेल कहते हैं और ये कैरिड बाय सरफेस। ये लैंड रूट से इसको कैरी किया जाता है, इसको पहुंचाया जाता है। There are 6 mail channels for quick delivery of mails. तेज करने के लिए, इसका रेट फास्ट करने के लिए 6 चैनल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। These are राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। बेटा आपको इस 6 चैनल्स का नाम एज इट इज याद करना है। These are the 6 channels for facilitating our quick delivery of mails. Okay? अब हम मास कम्युनिकेशन को लेते हैं। मास कम्युनिकेशन पर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन आ सकता है बेटा। हाउ मास कम्युनिकेशन हेल्प इन और व्हाई दे आर कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ अ कंट्री, हाउ दे हेल्प इन क्विक डिलीवरी ऑफ मैसेजेस एट्सेट्रा। एनी कुछ भी क्वेश्चन हो, आंसर एक ही रहने वाला है, मास कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है। तो मास कम्युनिकेशन, जैसे अभी आपको बताया कि मास कम्युनिकेशन में हम large number of people are communicated by one source. तो इसको again we have divided into 2, electronic media and print media. इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, जैसे कि टीवी, रेडियो, फिल्म्स एट्सेट्रा। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन। और एक होता है प्रिंट मीडिया। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो सबके पास एक जैसी बुक्स होती हैं, ठीक है, सब एक ही पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं, एक ही मटेरियल लिखा हुआ है। तो लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर कम्युनिकेटेड बाय वन टाइप ऑफ बुक। सो
दिस इज प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मास कम्युनिकेशन के प्रिंट मीडिया में आती हैं। दूरदर्शन इंडिया का नेशनल चैनल है और ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड नेटवर्क, लार्जेस्ट लैंड नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा लोगों को कनेक्टिविटी दूरदर्शन ने दी हुई है। इंडिया पब्लिश न्यूज़पेपर्स इन 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, 100 भाषाओं में। और डायलेक्ट्स किसे कहते हैं बेटा? ओनली विच कैन बी द लैंग्वेज विच कैन बी ओनली स्पोकन। ठीक है, लैंग्वेज होता है जिसको बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है, जिसकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, जिसकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। पंजाबी इज अ लैंग्वेज, वाई? इट कैन बी स्पोकन ऑल्सो, इट कैन बी रिटन ऑल्सो। ठीक है, पंजाबी, ओडिसी, मराठी, बंगाली, हिंदी, ये सब लैंग्वेजेस हैं। और डायलेक्ट्स इसे कहते हैं जो कि एक बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, दीज आर नॉट लैंग्वेजेस, दीज आर डायलेक्ट्स। ओके, सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, सेकेंड नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में और थर्ड नंबर उर्दू लैंग्वेज में। इसको यहाँ पर आप 1, 2, 3 भी लिख दें तो ज़्यादा आइडिया ठीक रहेगा कि फर्स्ट नंबर हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड इज उर्दू लैंग्वेज। India is the largest producer of feature films in the world. सबसे ज़्यादा फीचर फिल्म्स, जिसमें हम प्रॉपर फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स सब मिलाकर इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। तो हमको लार्जेस्ट हमने किस किस में याद किया? लार्ज पोस्टल नेटवर्क, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दूरदर्शन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ feature films in the world. Okay, so this communication is all about, तो इसको बेटा ध्यान से पढ़ लेना। Okay बेटा, our next topic is international trade. Trade, जैसे communication बोला था exchange of views and opinions, trade mean exchange of goods and services, सामान को देना और खरीदना। तो exchange of goods may be among people और among states और countries, this is called trade. तो trade जब लोगों के बीच में होता है within the states, within the country, it is called local trade और national trade और domestic trade. जब हम देश के अंदर ही within the states or people when we exchange goods and commodities. When the trade is in between other countries, we do trade with other countries, it is called international trade. International trade is an index of economic prosperity. Explain. International trade is an economic barometer of a country. दोनों क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं. Why international trade is considered as index of economic prosperity or why it is considered as economic barometer of a country. क्यों मानते हैं इसको? It is because our success, our trade, our development depends on trade. What type of trade? इसमें हमको जो बताना है उसको बताना है हमको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। ट्रेड के दो कंपोनेंट्स हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये डिफरेंस कैसा है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया और हमने इंपोर्ट 80 रुपीज़ का किया, तो दिस टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल मीन्स हमने ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया और उनसे कम लिया। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, this is called favorable. This type of favorable balance of trade is an index of economic prosperity. अब जब तक बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में रहता है, हमारा देश ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और जो इकोनॉमिक बैरोमीटर है कंट्री का वो राइज करता है। हम देखते हैं कि देश की ग्रोथ रेट
और तेजी से हो रही है। लेकिन अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, 100 रुपीज़ का हम लेते हैं लेकिन 80 रुपीज़ का देते हैं, एक्सपोर्ट इज लेसर देन इम्पोर्ट्स, दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तब हम कहते हैं हमारा ट्रेड इज नॉट इन द फेवर। तो हमको ज़्यादा देना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है, और कम इंपोर्ट करना है। सो यहाँ से आपको इतना सा समझ आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, what is balance of trade, difference between import and export is balance of trade. Then the two components of trade again, favorable balance of trade and unfavorable balance of trade. What are our export commodities? हम ज़्यादा क्या भेजते हैं? जो चीज़ हमारे देश में ज़्यादा होती है, being an agricultural country, हमारा main export item agriculture products है, agricultural products है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और भी चीज़ें, 3 आर सफिशिएंट टू रिमेंबर। इंपोर्ट हम लेते क्या क्या है, हमको मालूम है इंडिया इज़ वेरी डेफिसिट इन पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स, तो हम क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इंपोर्ट करते हैं, और जेम्स एंड ज्वेलरी को भी इंपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी दोनों जगह पर क्यों दिखाई दे रही है? जेम्स एंड ज्वेलरी यहाँ पर जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसको हम बिल्कुल फिनिश्ड फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी सी वो ज्वेलरी बन के तैयार होकर तब वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट चेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड इन पास्ट फ्यू ईयर्स। पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड में देखते थे कि हम बहुत सारा बल्कि सामान भेज रहे थे, हम एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं, ये बेचते थे। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडिया के ट्रेड में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। द कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब आईसीटी का रोल बहुत बड़ा इंडिया में देखा जा रहा है। हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर, ये सब नॉलेज हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल मार्केट। हमारे यूथ, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। दे हैव वेरी गुड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अब ये धीरे धीरे चेंज आ रहा है कि हम ये इन सामान के बदले हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ये एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, our ICT is accepted, so we are earning large foreign exchange by export of information and technology. So this is a very, very positive change we can see in the Indian trade. Great change in the international trade. So beta question इसमें भी आ सकता है, what type of great change we can see in the international trade? तो हमको फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड पॉइंट लिखना है। ठीक है, 3 एक्सपोर्ट आइटम्स, 3 इंपोर्ट आइटम्स याद कर लिए। यहाँ पर ट्रेड क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़ लिए। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडेक्स है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। इफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल, balance, BOT, balance of trade is favorable, it definitely shows the economic development of a country. We prosper when the balance of trade is in our favor. तो इसके balance of trade के भी 2 components याद कर लिए, favorable and unfavorable। याद रखना है, गलती नहीं करनी है। components of trade बोलेंगे तो import and export, components of balance of trade बोलेंगे तो favorable balance of trade and unfavorable balance of trade. Now our last topic is tourism as a trade. Why we consider tourism as a trade? Trade क्यों consider करते हैं tourism को? Because it helps in earning much needed foreign exchange for the country. हमारे लिए पैसा लाता है। When foreign tourists
visit India for different type of tourism. When they come India, they come along with foreign currency. So it first point, it helps in earning much needed foreign exchange for the country. That is why tourism is considered as a trade, as it helps in earning much needed foreign exchange for the country. Number two, more than 15 million people are directly employed in tourism industry. So it is giving employment to more than 15 million people. It promotes national integration. जब हम देश के अंदर भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट विजिट करते हैं तो आपस में हम इंटीग्रेट होते हैं. We learn their food habits, their dress habits. We purchase the local handicraft of that area. हम लद्दाख जाते हैं, वहाँ का कुछ चीज़ें लेकर आएंगे. हम केरला जाएंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आएंगे जो लोकल वहाँ के आर्टिजन्स बना रहे हैं. हम उनके कल्चर के लिए हमें पढ़ने का मन करता है. उनका हेरिटेज हम देखते हैं, उनका फूड हैबिट, ड्रेस हैबिट हम सीखते हैं. तो इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रमोट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट ऑफ दैट एरिया. It helps in development of international understanding about our culture and heritage. और जब हम इंटरनेशनल टूरिज्म करते हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं या हम दूसरे देश में जाते हैं और तो हम वहाँ का इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, हम उनके बारे में जानते हैं. वो हमारे देश में आते हैं, हमारे देश का कल्चर सीखते हैं, हमारे देश का हेरिटेज देखते हैं. जो हमारे को पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वो विज़िट करते हैं. सो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर 6 टाइप ऑफ टूरिज्म. दे कम, तो इसके लिए ये निमोनिक याद कर लीजिए, ABC, ठीक है, D छोड़ के E and MH. तो A फॉर एडवेंचर टूरिज्म, दे वांट टू एक्सप्लोर इंडिया. दूर दूर जगह जाते हैं ये एडवेंचर टूरिज्म में. बिजनेस टूरिज्म फॉर बिजनेस. कल्चरल टूरिज्म टू नो अबाउट आवर कल्चर. इको टूरिज्म टू नो अबाउट द इकोलॉजी ऑफ द कंट्री. जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो टूरिज्म में जब इंडिया में आएंगे, दे लर्न अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ इंडिया. इको टूरिज्म. मेडिकल टूरिज्म, दे कम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स इन इंडिया और मेडिसिन्स जो इंडिया में आयुर्वेदा है उसको पढ़ने के लिए आते हैं. एंड हेरिटेज टूरिज्म, ऑल द मॉन्यूमेंट्स मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड. They come to see all the heritage, folk dances and songs and buildings. As India is a diverse country with so many diverse physical features, climate, language, culture, history, heritage. So India has a very great potential to increase tourism as a trade, and our government is taking all the effort to develop tourism as a trade. So beta, here we have finished our chapter Lifelines of National Economy. Okay, do watch very carefully with full concentration. I am 100% confident that you will understand this chapter easily. Thank you and have a pleasant day.